हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 16 दिसंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर में हमने आज के दिन विशेष को भी शामिल किया है। तो आप लोग हमारी इस जीएस विद प्रेम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज का पहला सवाल है कि ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। जी हाँ, भारत ग्लोबल एआई इंडेक्स में तीसरे स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बन गया है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि 2023 में भारत 7वें स्थान पर था। जी हाँ, भारत ने यहाँ काफ़ी सुधार किया है और दो ही सालों में यह 7वें स्थान से सीधे तीसरे स्थान पर आ गया है। मात्र एक वर्ष में यह 2024 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल इंडेक्स यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सूचकांक होता है जिसमें एआई क्षेत्र के अनुसंधान और विकास, प्रतिभा, आर्थिक गतिविधियां, डिजिटल शासन एवं नीति ढांचा आदि का मूल्यांकन करता है। और इसमें पहले स्थान पर यूएसए रहा 78.60 स्कोर के साथ, दूसरे पे चीन रहा 36.95 स्कोर के साथ, तीसरे पे भारत रहा 21.62 स्कोर के साथ तथा चौथा स्थान साउथ कोरिया और पांचवा यूनाइटेड किंगडम यूके का रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना। एआई के मामले में इस समय जिस तरह पूरी दुनिया में एआई अपने पाँव पसार रहा है तो उसको मद्देनजर देखते हुए भारत की यह बहुत अच्छी पकड़ है एआई के में कि इतने जल्दी वह 2023 में जहां वो 7वें स्थान पे था 2024 में वहीं पर वो तीसरे स्थान पे आ पहुंचा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखेंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी रोशनी नाडर, ऑप्शन नंबर सी संगीता बरुआ, ऑप्शन नंबर डी विजयलक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगीता बरुआ। जी हाँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है तो हमारी संगीता बरुआ को चुना गया है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे अगले स्लाइड। भारतीय मीडिया जगत की ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी उपलब्धि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ जी चुनी गई हैं। 14 दिसंबर 2025 को घोषित चुनाव परिणामों में देश की सबसे प्रभावशाली पत्रकार संस्थाओं में से एक के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है और मीडिया नेतृत्व में कम महिला प्रतिनिधित्व की प्रवृत्ति को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संगीता बरुआ जो है वह राजनीति, सामाजिक न्याय और सार्वजनिक नीति पर रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हाल ही में पहली महिला पत्रकार को अध्यक्ष चुना है इसका। तो आइए हम लोग थोड़ा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य जो है प्रेस की स्वतंत्रता, रक्षा, नैतिक पत्रकारिता, मीडिया और नीति निर्माताओं के बीच संवाद स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया पीसीआई के बारे में तथा इसके पहले जो महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ जी के बारे में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर चलेंगे आज के अगले सवाल पे। आज का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में भाजपा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने। जी हाँ, भाजपा ने अभी हाल ही में अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश का भी, हमारे यूपी के भी प्रदेश सभी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है तथा देश का भी पूरे पार्टी का अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हाल ही में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है नितिन नवीन, ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र चौधरी, ऑप्शन नंबर सी पंकज चौधरी, ऑप्शन नंबर डी जेपी नड्डा। तो इसका राइट आंसर होगा नितिन नवीन। जी हाँ, ये बिहार किससे संबंधित है नितिन नवीन जी, जो कि अभी
नवयुवक हैं, थोड़े नौजवान हैं, 45 वर्ष मात्र इनकी उम्र है। आइए इनके बारे में थोड़ा हम लोग व्याख्या से विस्तृत रूप से जानेंगे। भाजपा ने फिर चौंकाते हुए 45 वर्ष के युवा नेता के हाथों में पार्टी की कमान सौंपने का फैसला लिया है। 5 बार विधायक 3 बार मंत्री रहे बिहार के नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक दिन पहले ही पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का फैसला लिया था और दूसरे दिन ही नितिन नवीन के नाम की घोषणा हो गई है। वह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद से ही नए अध्यक्ष की तलाश चल रही थी। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है। जी हाँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके जो अध्यक्ष इसके पहले थे जेपी नड्डा जी से, जिनका कार्यकाल जून 2024 में ख़त्म हो गया है और हाल ही में नितिन नवीन जी को बनाया गया है। हाल ही में भाजपा का जो अध्यक्ष है वो नितिन नवीन जी को बनाया गया है। फिर हम देख लेते हैं और नितिन नवीन जो है ये हमारे बिहार से संबंधित हैं, बिहार से आते हैं और 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। फिर अगला देखेंगे कि वही महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को रविवार को उत्तर प्रदेश भाजपा के 17वें अध्यक्ष बनाए गए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश भाजपा के 17वें अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को बनाया गया, जो कि हमारे महाराजगंज जिले से आते हैं और 7 बार सांसद तथा इस समय केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी हैं। केंद्रीय चुनाव अधिकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की है। इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह उपेंद्र चौधरी भी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि इस भारत का बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति भाजपा ने कर दी है। तो यह आप लोग इसे याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसकी। आइए हम लोग भाजपा के बारे में थोड़ा जानेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसको बोलते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसकी स्थापना 1980 में अटल बिहारी के द्वारा हुई थी और यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित जनसंघ जो कि 1951 में स्थापित हुआ था उसी का दूसरा स्वरूप है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ा, उसके अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चौथा देखेंगे। किसने सम्राट पेरुविदुगु मुथारैयार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। जी हाँ, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने सम्राट पेरुविदुगु मुथारैयार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। आज इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे विस्तृत रूप से। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 14 दिसंबर 2025 को सम्राट पेरुविदुगु मुथारैयार द्वितीय, जिन्हें सुवर्ण मारण भी कहा जाता है, की स्मृति में स्मारक डाक टिकट का विमोचन उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की उस निरंतर पहल का हिस्सा रहा है जिसके अंतर्गत तमिलनाडु के कम ज्ञात शासकों सांस्कृतिक प्रतीकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जा रहा है तथा देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। यह सम्राट मुथैरैयार वंश से संबंधित थे जिसने 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था। जी हाँ, यह सम्राट जो है मुथैरैयार वंश से संबंधित थे और यह 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच तमिलनाडु के कुछ भागों पर उन्होंने शासन किया था और उन्होंने लगभग 4 दशकों तक तिरुचिरापल्ली में शासन किया। उनके प्रमुख योगदानों में मंदिर अनुदान, सिंचाई कर, तमिल साहित्य का संरक्षण आदि जो शामिल हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा जो कि तमिल के एक सम्राट पेरुविदुगु मुथारैयार थे और उनके ही स्मृति में डाक टिकट हमारे उपराष्ट्रपति जी ने जारी किया है। तो यहाँ हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट पर। वन लाइनर में पहले हम स्लाइड में देखेंगे 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले स्लाइड वन लाइनर में, किस देश ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2000 का स्वर्ण पदक जीता है? तो जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी ने स्पेन को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जीत लिया है और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। जी हाँ, भारत इसमें कांस्य पदक जीता। अगला देखेंगे कि 11 दिसंबर 2025 को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ की 143वीं जयंती मनाई गई। फिर अगला देखेंगे कि रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ग्लोब हॉराइजन अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को दिया गया?
तो यह आलिया भट्ट को दिया गया। जी हाँ, आलिया भट्ट को ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर अगला देखेंगे, बैंक ऑफ द ईयर 2025 में भारत का सबसेट बैंक किसे दिया गया, तो इसे बैंक ऑफ बड़ौदा को। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसेट बैंक का पुरस्कार बैंक ऑफ द ईयर 2025 में दिया गया है। फिर अगला देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या 14 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर मेटा इंडिया ने अपना हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसे बनाया है। जी हाँ, मेटा इंडिया जिसे फेसबुक कहते हैं हम लोग, अपना हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसे बनाया है, तो यह अमन जैन ने बनाया है। जी हाँ, और फेसबुक के जो मेटा के CEO है हमारे मार्क जुकरबर्ग जी हैं। फिर अगला देखेंगे, दिसंबर 2025 में लियोनेल मेसी का गॉट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में किन शहरों से आयोजित था, संबंधित था। तो दिसंबर 2025 में लियोनेल मेसी का गॉट इंडिया टूर 2025 जो है किन किन शहरों में आयोजित किया गया, तो इसमें कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, नई दिल्ली हो गया। तो ये भी सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली में गॉट इंडिया टूर 2025 लियोनेल मेसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो यहाँ पर हमने वन लाइनर से संबंधित जितने फैक्ट थे वहाँ पर क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के दिन के विशेष में, हम लोग देखेंगे कि आज के दिन के विशेष में क्या है। तो आज के दिन विशेष 15 दिसंबर का, तो यहाँ पहला हम लोग देखेंगे कि 1953 में आज ही विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी, और इस पद पर पहुंचने वाली वह दुनिया की पहली महिला थी। इससे पहले उन्हें कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दी थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं की भूमिका के लिए रास्ता भी खोला था। जी हाँ, यह बहुत ही ऐतिहासिक समय था, और ऐतिहासिक आज भी है कि विजय लक्ष्मी पंडित जो हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन कही जाती हैं, और वही जो थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थी, और वह इस पद पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला थी। 1953 में ही आज ही के दिन वह यूएन की अध्यक्ष चुनी गई थी 8वें सत्र की, और यह पूरे विश्व की वह पहली महिला थी। तो यहाँ हम लोगों ने पहला फैक्ट क्लियर कर लिया। अब दूसरे पर चलेंगे, दूसरा देखेंगे कि गीता फोगाट का जन्म 1988 में आज ही, मतलब 15 दिसंबर के दिन 1988 में आज ही हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में हुआ था। छोटी उम्र से ही पिता से पहलवानी के दांव पेंच सीखे। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती के 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जी हाँ, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती के 55 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गीता 2012 लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी रही हैं। जी हाँ, यह सवाल हमारे एग्जाम में पूछा सकता है। गीता फोगाट जो है 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। इस साल विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, और 2016 में उनको DSP नियुक्त किया गया। यहाँ हम 2016 में DSP के पद पर तैनात है। तो यहाँ हम लोगों ने आज के दिन विशेष के रूप में दो फैक्ट थे उनको क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन में, और आज के स्टैटिक जीके में हमने पठार की चर्चा की है, और आज हम पठार के बारे में जानेंगे कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। कुछ पठारों के बारे में जानेंगे, बाकी और पठार आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे कि मेघालय का पठार जो हमारे भारत में है, छोटा नागपुर पठार भारत में है या गुंबदाकार पठार है। अगला है दक्कन पठार जो कि भारत में है। फिर अगला हम लोग देखेंगे पामीर पठार जो कि इसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, हमारे तिब्बत चीन में है, और इसे संसार की छत भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर हमारा अगला है कोलंबिया का पठार, ये हमारे अमेरिका में है। फिर अगला है अनातोलिया का पठार जो कि तुर्की में है। फिर अगला हमारा है शान का पठार जो कि म्यांमार में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6-7 पठारों को डिस्कस किया। आगे के कुछ पठारों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोगों का स्टैटिक जीके का पोर्शन भी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट पोर्शन पे, क्वेश्चन ऑफ द डे में। जी हाँ, पहले हम लोग जानेंगे कल का आंसर। कल हमने पूछा था कि IMF की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन बर्थ सम्मेलन 1944 के तहत हुई थी, और इसकी हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। जी हाँ, और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में है, आज का क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A 1885, ऑप्शन नंबर B 1886, ऑप्शन नंबर C 1785, ऑप्शन नंबर D 1985। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी।
तो दोस्तों हमारा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगा, आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन डेली आपको मिलती रहे। अपनी राय भी दिया करें, अगर क्लास में कुछ आपको कमी लग रही है तो अपनी राय दें, उस सुझाव को दें ताकि उस सुझाव को हम अपने क्लास में शामिल करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई करंट अफेयर की वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।